हेलो एवरीवन। कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, हम लोग उनके वेट नहीं करेंगे। ये एम्पियर्स लॉ लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग दो डेरिवेशन भी देखे थे, लॉ का स्टेटमेंट देखे थे, क्लैरिफिकेशन देखे थे उसके बारे में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा उसका सारा पॉइंट को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे पॉइंट वाइज, क्योंकि आपका MCQ लेवल का टेस्ट होगा। तो पॉइंट वाइज क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा देख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये लॉ को आज हम लोग खत्म कर लेंगे। वी हैव सीन ये जो एम्पियर्स लॉ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम देखें। पहला देखें B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन over any contour C is equal to mu times I associated with the path। तो थोड़ा समझें इसको। हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है कैरिंग ए करंट ऑफ I1 एम्पियर्स, here is a current carrying conductor carrying a current of I2 amperes, here is a current carrying conductor carrying a current of I3 amperes, and I consider a loop of this length। ये शेप का एक लूप में लेता हूँ। तो इसमें B क्या है? B इज सपोज किसी एक पॉइंट में B कुछ ऐसा है। B इज द वेक्टर एट पॉइंट P। P क्या है? इट इज मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू कौन से करंट के लिए? I1 और I2 और I3 और ऑल द थ्री किसके लिए होता था? ड्यू टू ऑल। नो, इट वाज नॉट I1 into I2, दैट्स व्हाई मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इट इज नॉट I1 into I2, B इज। आप याद करो, एनालॉगसली याद रखने के लिए थोड़ा मदद करता हूं आपका। हर क्लास तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा याद रखने की तरीका नहीं मिलेगा तो कितना याद रखेंगे। याद करो, ये लॉ का एनालॉगस लॉ था गॉस लॉ। गॉस लॉ में अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज Q1 है, कोई चार्ज -Q2 है, यहाँ पर कोई चार्ज Q3 है, और हम क्या करते थे, सपोज ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हम क्या करते थे, वी वर कंसीडरिंग ए स्मॉल एरिया ds was having a direction like this। और क्या आपको गॉस लॉ याद है? इट वाज E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रेशन, एंड दैट वाज गिविंग यू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। रिमेंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां जहां पर एप्सिलॉन होता था, मैग्नेटिज्म चैप्टर में वहां पर 1/μ होगा। रेस्ट मेनी फॉर्मूला यू विल फाइंड 99.5% फॉर्मूले विल बी सेम। एक दिन एनालॉजी में सारा फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा आप कर सकते हो। हाँ, तो क्या था ये? E डॉट ds वाज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन। इसमें जो E था वो E यहाँ पर था। यहाँ पर जो E था वो किसके लिए था? Q1 के लिए कि Q2 के लिए कि Q3 के लिए? ये सारा चार्ज के लिए। अब आपको याद रखने में आसान होगा कि जो B है वो सिर्फ I1 I2 के लिए नहीं है, सारा करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको बताया ताकि आपको याद रखने में आसान हो जाए। अच्छा, तो ड्यू टू ऑल करेंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये चीज मुझे डाउट था कि आप मिस कर रहे होगे, तो मिस ही कर रहे थे। तो ये आपको समझ में आया कि जितने सारे करंट कैरिंग कंडक्टर है I1 I2 I3, सबके लिए मिला के B लिखना है, सबके लिए निकाल के ही B देखना है, ठीक है। और इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन था dl, ये dl क्या था? ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट along the closed loop। dl क्या था? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट along the closed loop। अच्छा, ये जो C लिखा है, C का मतलब क्या है? इट इज ए
फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ, इट इज इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप। लूप क्लोज्ड होना चाहिए, जैसे गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, सिमिलरली एम्पियर्स लॉ इज अप्लाइड ओनली फॉर क्लोज्ड लूप्स। ध्यान से देखना। तो इधर वाले सारे टर्म हो गए। म्यू क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। आई क्या है? आई इज नेट करेंट, I is net current passing through the closed loop. I is net current passing through the closed loop, passing through the closed loop। ठीक है, क्लोज लूप के अंदर से जो नेट करंट जा रहा है दैट इज आई। तो स्टेटमेंट का सारा चीज आपको समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या था? बी किसके लिए है? इट इज ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन दी प्रॉक्सिमिटी। पास पेज जितने सारे हैं सारे के लिए बी निकाल दिए। और यू कंसीडर डीएल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी कंडक्टर और क्लोज लूप। देन बी डॉट डीएल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, मतलब b1.dl1, b2.dl2, b3.dl3, b4.dl4 ऐसे करके सारा अगर निकालेंगे और घूम के वापस अपनी जगह आएंगे तो दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ b.dl। क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ b.dl एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू? बाय एम्पियर्स लॉ इट इज म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द पाथ। यू राइट आई और यू राइट आई एसोसिएटेड, ऐसे भी लिख सकते हो, करंट एसोसिएटेड विद द क्लोज लूप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग क्या देखे थे कि द लॉ is valid, the law is valid for any shape and size of any shape and size of closed loop। ये किसी भी शेप का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है करेंगे करंट आई एम्पियर, मैं यहाँ पे एक क्लोज लूप लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ C1। यहाँ पर कोई एक दूसरा क्लोज लूप लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ C2। ये तो आप क्या कहोगे? ये अगर C2 है तो आप कहोगे B.dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर C1 इसे में B.dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर C2 एंड दैट इज म्यू टाइम्स आई। कितना बड़ा है, कौन सा शेप का है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा हुआ कि ये जो चीज हम लोग देखें, ये आपके ऊपर ऐसे ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछेंगे। आई एम थिंकिंग अबाउट द एमसीक्यूज दैट आर पॉसिबल टू कम। दूसरा हुआ कि अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I1, यहाँ पर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है I2 और यहाँ पे कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है से इट इज I3। that means this is carrying inward current, this is carrying inward current, this is taking outward current। I take a loop of this shape, I call it C1। I consider a loop of this shape, I call it C2। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि what will be B.dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन along the contour C1 कितना हुआ? C1 कंटूर में एक बार घूम के लेंगे तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, सो इट इज म्यू टाइम्स I1 प्लस I3। देखेंगे हम C1 के अंदर से कितना करंट जा रहा है, I2 इसके अंदर नहीं है, उसको नहीं देखना है। अगर हम कहेंगे क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ B.dl along the contour C2 तो क्या कहोगे आप? म्यू टाइम्स ये I1 अंदर जा रहा है, I2 बाहर आ रहा है, तो हम कहेंगे इट इज I1 माइनस I2। आर यू गेटिंग? समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? yes, क्या
हाँ, ऐसा नहीं, I should feel that I am alive and my students are also alive. ओके, ये हम लोग देख लिए। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग क्या देखे कि ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट, अगर ये आइडियल इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट तो उसके लिए एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट जो मैग्नेटिक फील्ड था, ये बार बार आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ध्यान रखना, B इज proportional to 1 by r square, but due to a straight conductor carrying a current of I amperes, if it is going up to infinity, then we have seen B was coming out to be mu I by 2 pi r or proportional to 1 by r। देखो, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है एट इन डिस्टेंस r, B is proportional to 1 by r। छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, B is proportional to 1 by r square। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे? ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट B at a distance r is proportional to, ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर B at a distance r is proportional to, ऐसे करके लिखेंगे तो यू मस्ट अंडरस्टैंड करंट एलिमेंट बोल रहा है कि लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर बोल रहा है। फिर हम लोग क्या देखें? फिर हम लोग देखें ये कि जो हमारा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के बारे में हम लोग देखें। सोलेनॉइड क्या था? इट वाज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ए सोलेनॉइड वाज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके बारे में भी हम लोग देखे। आई एम नॉट गिविंग इंपोर्टेंस टू द डिराइवेशन पार्ट जो हम लोग प्रीवियस क्लास कर चुके हैं, क्योंकि अभी तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे सोलेनॉइड में। ठीक है, इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, l इज द टोटल लेंथ, n is the total number of turns, n is the total length, तो हम कहेंगे सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, ये मालूम है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दूसरा क्या देखे इसके बारे में? द फेस कैरिंग, फेस कहो या एंड कहो, कैरिंग क्लॉकवाइज करेंट कैसे बिहेव करता है? कौन बताएगा? क्लॉकवाइज करेंट, यस, बिहेव्स ए, देखो काफी लोग नहीं बोल रहे हैं, बिहेव एज साउथ पोल, है ना। द एंड विथ एंटी क्लॉकवाइज करेंट, एंटी क्लॉकवाइज करेंट, behave as नॉर्थ पोल। और क्या देखे हम लोग इसमें? और भी हम लोग देखे कि कोई सोलेनॉइड की सेंटर पे, एट दी सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड B क्या होता था? इट वॉज म्यू एन आई बाई एल। कुछ बुक्स में इसको म्यू एन आई लिखते हैं, जिसमें n क्या होता है? टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। क्या है इसका मतलब? इट इज नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ। तो B का वैल्यू ये होता है। सोलेनॉइड के केस में ये भी हम लोग देख चुके हैं। इतना सारा थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम लोग प्रीवियस क्लास देख चुके हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देना चाहता हूं जिसकी डिराइवेशन आपकी कोर्स में तो है नहीं, बट देन क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है वो पूछ लेंगे, तो कुछ स्पेशल केसेस एक्स्ट्रा थ्योरी में देना चाहता हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स अभी तक जितना पढ़े हैं उसके ऊपर। पहला हुआ, सोचो कि यहाँ पे कोई एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और इसमें करंट आई जा रहा है, कहाँ तक? अप टू इंफिनिटी। यहाँ कहाँ से आ रहा है? अप टू इंफिनिटी। और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया एट ए डिस्टेंस r, तो आप क्या है? इट इज म्यू आई बाई 2 पाई r, वी नो द फॉर्मूला, प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ ईच स्मॉल करंट एलिमेंट ऑन दिस स्ट्रेट कंडक्टर। अगर इस स्ट्रेट कंडक्टर में मैं छोटा सा करंट एलिमेंट लूंगा, उसके लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है? सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट के लिए लूंगा और मैग्नेटिक फील्ड निकाल के जोड़ूंगा,
सोचो कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ, करंट ऐसे जा रहा है, तो फील्ड हियर विल बी इनवर्ड। यहाँ पर छोटा सा सेक्शन लेंगे, थंब ऐसे रहा, फील्ड हियर इज इनवर्ड, मतलब हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। सारे का मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने से हुआ म्यू आई बाय 2πr। नहीं, और भी एक चीज पता चल रहा है कि दिस इज एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी। तो ये ऊपर वाला पार्ट के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये नीचे वाला पार्ट के लिए भी तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें ये चीज समझ में आता है तो शायद हम ये चीज को गेस कर सकते हैं। ये कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, एंड यू आर एट वन एंड ऑफ दिस कंडक्टर एट व्हाट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस r। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, B एट पॉइंट P वाज म्यू I बाय 2πr। प्रीवियस क्लास डिस्कस किए। क्या बता सकते हो यहाँ पे कितना होगा, B एट पॉइंट P म्यू I बाय आधा, पूरा के लिए जो होता था उसका आधा होगा, 4πr। याद रख लेना, काम में लगेगा। समझ में आया? एक दो छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूं जो हमें जेईई में जरूरत पड़ेगा। यस, एनीवन वांट्स टू नो एनीथिंग? नो। नाउ ये हो गया ऑप्शन डी। एक थर्ड केस याद रख लो, अब कब बताएंगे, मौका नहीं मिलेगा बताने के लिए। सपोज देयर इज ए फाइनाइट कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पियर्स। फाइनाइट लेंथ का है, इंफिनिटी तक नहीं है। आपको किसी एक पॉइंट में पूछा गया, यहां पर पूछा गया, यहां से r डिस्टेंस में। याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इस पॉइंट में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को एंड्स के साथ जोड़ो, ऐसे जोड़ो ऐसे। सपोज ये एंगल है अल्फा, सपोज ये एंगल हुआ बीटा, तो आप कहोगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है। ये पॉइंट को अगर P कहोगे तो आप कहोगे B एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू I बाय 4πr, जैसे इसमें होता था, होल इंटू, थोड़ा सा यहां लिखता हूं मैं, म्यू I बाय 4πr होल इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, डिराइवेशंस आर नॉट देयर इन योर सिलेबस। जान लो, अब दूसरी बार जानने की आपको मौका हो सकता है नहीं मिलेगा, और कहीं आप किसी बुक से क्वेश्चन कर रहे होगे तो क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा होता है। B एट पॉइंट P इज म्यू I बाय 4πr cos अल्फा प्लस cos बीटा। ठीक है, ये सारा चीज को आप ध्यान से नोट करो। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस तो बनेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस इसके ऊपर बनेंगे, आपको ये सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आ गया। सो नाउ ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ड्यू टू ए सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एंड ए फाइनाइट वायर, फॉर ऑल दिस केसेस यू नो द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अच्छा, पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज मैं कहूं कि जो आपकी बोर्ड में अक्सर आ जाता है, बिकॉज ये वाला डिराइवेशन तो बुक में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल में आ जाता था, डिराइवेशन एक्सप्रेशन ऐसे करके आ जाता था। तो सपोज ये चीज देखो, यहाँ पे कोई एक वायर है जिसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे किसी एक पॉइंट में जो कि यहाँ से r डिस्टेंस में है, हमें पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इफ इट इज कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पियर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रख लेना, क्योंकि अब आप डिराइव कर सकते हो। तो हमें क्या करना होता है, ऐसा पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले इसको यहाँ से इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। अगर ये मिड पॉइंट है, दिस इज द बाइसेक्टर। ठीक है, P इज अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द वायर, तो क्या लिखेंगे, ये एंगल को अगर हम अल्फा कहेंगे, ये अगर बाइसेक्टर है मतलब ये वाला लेंथ बराबर है, तो ये एंगल भी तो अल्फा ही होगा। तो हम कहेंगे P it is filled along bisector of a finite length current carrying conductor, current element। ठीक है, इसके लिए क्या हो रहा है देखो, तो ये पॉइंट में
फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है कि म्यू आई बाई 4 पाई इंटू आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, लेकिन दोनों तो अल्फा है, सो इट इज म्यू आई बाई 2 पाई आर इंटू कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा का वैल्यू आप जानते हो, अगर ये पूरा चीज का लेंथ L है, ये पूरा चीज का लेंथ L है, तो ये लेंथ हो गया L/2 और ये लेंथ कितना हो गया? दिस लेंथ इज L/2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल डबल, और cos अल्फा क्या हो जाएगा? L/2 बाई दिस। समझ में आ रहा है क्या? सो दिस कम्स आउट टू बी म्यू आई बाई 2 पाई आर, cos अल्फा की जगह लिखेंगे L/2 डिवाइडेड बाय L/2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल डबल। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हो, लेकिन बेसिक फॉर्मूला अगर ये याद रखोगे, ये याद नहीं रखने से भी चलेगा, यू कैन कैलकुलेट। अगर आप बेसिक फॉर्मूला याद रखोगे हर जगह काम में चलेगा, हर जगह काम में चलेगा। जैसे अगर मैं अपना प्रीवियस केस में जाता हूँ, इस केस में इस बेसिक फॉर्मूला को लगाना चाहता हूँ। सोचो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस पॉइंट को अगर इंफिनिटी तक जोड़ेंगे ये एंगल कितना हो जाएगा? इट विल बी वेरी स्मॉल, जीरो, है ना? ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, अल्फा विल बी जीरो, बीटा विल बी जीरो, cos 0 प्लस cos 0 इज 2 into म्यू आई बाई 4 पाई आर इज म्यू आई बाई 2 पाई आर। इसके लिए करेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ पे जोड़े, ये एंगल होगा 90, और इधर जोड़ेंगे इंफिनिटी को तो एंगल हो जाएगा जीरो, बीटा इज 90, अल्फा इज जीरो, आंसर क्या होगा? म्यू आई बाई 4 पाई आर। So if you remember the basic formula, you can calculate it for all cases. समझ में आया? लेकिन बाकी फॉर्मूला याद रहने से आसान होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इनके ऊपर रेलिवेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड बिट नंबर 5 में मैं बताना चाहूंगा कि चीजें हमें पहले से कुछ मालूम है, जिसको मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। वो ऐसा था, बिट नंबर 5 में हम लोग ये वाला केस देखे थे कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है कैरिंग ए करंट I एम्पियर, it may be a finite wire, it may be infinite wire, but along the line of motion or along the line of flow, B एक पॉइंट क्या होता था? P पॉइंट में जीरो होता था। क्या सबको सब चीज समझ में आया? यस। तो हमें क्या है कि एम्पियर्स लॉ में और दो डेरिवेशन करना है, दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना है। बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं और दो डेरिवेशन कर देंगे। लास्ट क्लास का जो सोलेनॉइड वाला डेरिवेशन थोड़ा टफ था, आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, सोलेनॉइड वाला डेरिवेशन बहुत ज्यादा आता है बोर्ड में, अभी तो नहीं आएगा, बोर्ड में ज्यादा आता था, सबसे ज्यादा ही बच्चों को ना समझ में आता है ना टीचर को समझ में आता है, लेकिन कर देते हैं, वही डाल देते हैं। Anyway, let us see some questions related to all this. सारा फॉर्मूला सबको याद रह गया है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आज की क्लास में। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है? यहाँ पर दिया है कोई एक वायर है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यू कैन डू, से हियर इज ए करंट ऑफ I एम्पियर पासिंग, हियर इज ए करंट ऑफ 2 I एम्पियर पासिंग, एंड सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R. Both are infinite long wire. Question number 1. Two long wires carry current as shown. ठीक है, two long wires carry current as shown, जैसे दिखाया गया ऐसे करंट ले रहे हैं, they are looking parallel. Find 8, ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है। 8 what distance from first wire, distance from first wire, the magnetic field इज 0। पहला वायर से कितना दूर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है? ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है। पहला वायर से कितना दूर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है? तो पहले सोचेंगे हम इधर को, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा कि यहाँ पे 0 होगा कि राइट में 0 होगा, किधर 0 होगा देखना है। चलो देखते हैं, यहाँ पर 0 हो सकता है क्या?
ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसके लिए इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, फील्ड ऐसे घुस रहा है, इधर से निकल रहा है, सो फील्ड इज आउटवर्ड। क्या कोई मुझे बताएगा सेकेंड कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड और आउटवर्ड, आउटवर्ड, दोनों के लिए आउटवर्ड है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। क्या इधर इसके लिए हो गया इनवर्ड, इसके लिए भी इनवर्ड, देयर आल्सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव जीरो मैग्नेटिक फील्ड। क्या बीच में हो सकता है, बीच में यहाँ पे कहीं इसके लिए इनवर्ड है जबकि इसके लिए आउटवर्ड है, यस यहाँ पे कहीं हो सकता है, तो कहीं तो होगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो। कितना दूर पे, चलो मानते हैं कि x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। सॉल्यूशन बनाएं, इफ मैग्नेटिक फील्ड एट P इज जीरो, देन अगर P पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है मतलब इसके लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा दूसरे के लिए उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा, द ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। पहले वाले के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, देन पहले वाले के लिए म्यू आई बाई 2πx है कि नहीं, और दूसरे वाले के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, म्यू इंटू 2i बाई 2π r माइनस x, क्योंकि कोई स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू आई बाई 2πr, क्योंकि डिस्टेंस अभी r माइनस x है। कीपिंग दिस इन माइंड, इफ यू सिंप्लीफाई व्हाट यू फाइंड, x इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, देखो म्यू आई बाई 2π कैंसिल हो गया, 2x 3x x हो गया r बाई 3, इज इट कमिंग r बाई 3, यस यस। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि इतना छोटा सा कैलकुलेशन तो एमसीक्यू में दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया मैं आपके लिए दूसरे क्वेश्चन पे जाऊंगा, ठीक है। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। नाउ द केस इज डिफरेंट। हियर इज ए वायर carrying a current of I amperes. Here is another wire carrying a current of 2I amperes. Both are long wires and the distance between them is r. ठीक है, क्या पूछा है? In figure shown find at what distance from first wire the magnetic field is zero, the magnetic field is zero। तो पहले हमें लोकेट करना पड़ेगा कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है। चलो इसको कहते हैं फर्स्ट वायर, इसको कहते हैं सेकेंड वायर। फर्स्ट वायर से कितना दूर पे, तो हमें देखना है क्या इधर जीरो हो सकता है, इधर जीरो हो सकता है, इधर जीरो हो सकता है, कहां पर जीरो हो सकता है पहले लोकेट करें। सोचो तो क्या ये राइट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए जीरो हो सकता है? ये वाला कंडक्टर के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, हाँ, और ये 2i वाले के लिए आउटवर्ड होगा, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो क्या इसका मतलब है यहाँ पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? नहीं, ये कम करंट है, ये ज्यादा करंट है, पास में ये स्ट्रॉन्गर फील्ड बनाएगा। 2i वाला कंडक्टर पास में क्या करेगा, ज्यादा करंट, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दैट कैन नॉट बी काउंटरबैलेंस्ड बाय दिस थिन करंट एट फार अवे डिस्टेंस फ्रॉम हियर। समझ में आया क्या? यहाँ पर तो जीरो हो नहीं सकता, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड्स कैन नॉट कैंसिल आउट। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला कंडक्टर के लिए इनवर्ड है और ये वाला कंडक्टर के लिए यहाँ पर कैसा है करंट, ड्यू टू द सेकंड कंडक्टर इट इज आल्सो इनवर्ड। यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है क्या, ये वाला कंडक्टर के लिए आउटवर्ड है और ये वाला कंडक्टर के लिए सोचो इसके लिए इनवर्ड है, हाँ यहाँ पे कहीं हो सकता है। सर कैसे हो सकता है? लेकिन ये छोटा करंट कैरिंग कंडक्टर है लेकिन पास में है, ये बड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है लेकिन दूर में, हो सकता है कि दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो चलो मानते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो समवेयर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हियर। समझ में आया क्या? ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोकेट नहीं करोगे कहां पर जीरो हो रहा है तो
निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्या सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? dp इज 0, dp इज 0। I के लिए क्या है मैग्नेटिक फील्ड बाबा बताइए? म्यू आई बाय 2 पाई x, that must be counterbalanced by the magnetic field of 2I, म्यू 2I by 2 pi। what is the distance? yes, r plus x। यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है। कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी 2r, x is coming out to be 2r, so the distance to r हो रहा है। हाँ, x is coming out to be r, it is distance r from first wire, the magnetic field can be 0। क्या सबको समझ में आया? okay. चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखना चाहेंगे कि छोटा सा एक क्वेश्चन स्किप हो गया है, जब रिंग के बारे में बता रहे थे तो उसको बताना चाहेंगे कि सपोज देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक करंट कैरिंग रिंग्स। एक रिंग ऐसा है और दूसरा रिंग ऐसा है, ठीक है। दे आर हैविंग ए कॉमन सेंटर। एक में करंट जा रहा है 3I, दूसरे में करंट जा रहा है 4I, ठीक है। In figure shown, the 2 concentric rings, each of radius r, have their planes perpendicular to each other। हाँ ये बात है। फाइंड B8 कॉमन सेंटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कॉमन सेंटर। आप लोगों को तो याद होगा, ड्यू टू ए करंट कैरिंग रिंग ऑफ रेडियस r, कोई एक रिंग के लिए अगर रेडियस r है, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में क्या होता है? ये तो आप लोगों को आता है। कितना आता है? म्यू आई बाय 2r। यस, देखो काफी लोग आंसर बोल रहे हैं जो लोग पढ़ के आते हैं। अब पूछ रहा है कि ऐसा 2 ठो रिंग है। क्या आपको ये फिगर समझ में आ रहा है? दोनों रिंग कंसेंट्रिक है, मतलब देयर इज ए कॉमन सेंटर, लेकिन दोनों का प्लेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। एक में करंट जा रहा है 3I, दूसरे में करंट जा रहा है 4I। क्यों बढ़िया से नहीं दिख रहा है तो इसको 4 को थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। The current here is 4I। Now what is the magnetic field at the center? अच्छा, ये यहाँ पर जो C पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था, ये किस डायरेक्शन में हो रहा था? It was inward, means along the axis। The magnetic field at the center was along the axis। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये बात समझ में आ रहा है तो थोड़ा सोचो और देखो, ये नीचे वाला जो वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड along the axis बनेगा, जबकि ऊपर वाला जो ये है, ये वर्टिकल प्लेन में जो रिंग है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा। तो इसको आप कहो 1, इसको आप कहो 2, इसको आप कहो B1, इसको आप कहो B2। समझ में आ रहा है क्या? ना व्हाट इज B1? सीधे सीधे लिखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, MCQ आ सकते हैं। व्हाट इज B1? म्यू आई बाई 2r। बट देन B1 किसके लिए है? किसके लिए है? 4I के लिए, तो लिखेंगे म्यू 4I बाई 2r। व्हाट इज B2? म्यू 3I बाई 2r। दोनों का रेडियस r है। क्या आप बता सकते हो BC? ये दोनों वेक्टर का सम है। B1 और B2 दोनों वेक्टर का सम है, एंड द वेक्टर्स आर लुकिंग टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो व्हाट विल बी BC? B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर होल रूट ओवर। क्या चीजें समझ में आ रहा है? So if you simplify, you will clearly find it is coming out to be 5 mu I by 2r। क्या बातें सबको समझ में आ रहे हैं? Yes। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A ring carries
produces a magnetic field B08 सेंटर। हाँ ठीक है, रिंग में करंट जा रहा है तो सेंटर में B0 मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, दिया है। The ring was folded along a diameter till the two semicircular parts the two semicircular parts become perpendicular to each other. What will be filled at center? Filled at the center. सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, आपको सोच के बताना है क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर। देखिए तो आप लोग थोड़ा सोच सकते हैं तो सोच लीजिए। चलिए सॉल्यूशन को थोड़ा देखते हैं। आप में से काफी लोग आंसर बता चुके हैं, इट इज सो गुड। तो देखिए ये एक रिंग था, रिंग में करंट जा रहा था, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड था B0, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड था B0। अब ये रिंग को एलोंग ए डायमीटर फोल्ड कर दिया गया। कब तक? जब तक दोनों सेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ना हो जाए, है ना। हर एक सेक्शन के लिए सेंटर में कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये ऊपर वाला जो सेक्शन है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला जो सेक्शन है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। मतलब ड्यू टू द टू सेमी सर्कुलर पार्ट्स they will have same magnitude of magnetic field but in mutually perpendicular direction। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय the semicircular sections और कितना होगा? पूरा रिंग के लिए अगर B0 होता था, आधा रिंग के लिए कितना होगा? B0/2 और B0/2 each but in mutually perpendicular directions। हाँ ये समझ में आया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा B8.C, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। एक ऐसा है B0/2 और ऐसा है B0/2 और आप लोग जानते हो नेट निकालना पड़ेगा तो इसका स्क्वायर होल रूट ओवर करेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। आई कैन स्किप दिस मच कि इट विल बी √2 टाइम्स B0/2 व्हिच इज B0/√2। क्या सबको समझ में आया? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा, समझने पे ज्यादा जोर लगाइए। अगला क्वेश्चन, करंट ऑफ I ampere passes I ampere each pass through current of I ampere each pass along through नहीं pass along x axis and y axis। आप लोग बता सकते हो फाइंड B800Z। क्या दिया है? x एक्सिस में करंट जा रहा है I एम्पियर, y एक्सिस में करंट जा रहा है I एम्पियर, है ना। पूछा है 00Z
पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों के लिए होगा। वेयर इज 0 0 z, हाउ इज z एक्सिस, z एक्सिस इज लाइक दिस, 0 0 z इज समवेयर हियर, दोनों के लिए निकालो। दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू आई बाई 2 पाई आर। आर के जगह क्या लेंगे, z है ना, आर के जगह लेंगे z, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ड्यू टू each wire B8 Z 0 0 Z is mu I by 2 pi Z। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस। अब ये y एक्सिस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे बनेगा, ये y एक्सिस है, इट विल बी लाइक दिस, मींस इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, z एक्सिस पे किसी पॉइंट में इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। और x एक्सिस वाला वायर के लिए ये तो करंट ऐसे घुस रहा है, फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, मतलब इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। द टू मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू वायर्स आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर समझ में आ रहा है, these magnetic fields are mutually perpendicular, so B8 0 0 Z is equal to B8 0 0 Z is equal to इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर होल रूट ओवर। क्या ये मैं सीधे सीधे √2 टाइम्स म्यू आई बाई 2 पाई जेड लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा क्या? इफ आई स्ट्रेट वे राइट लाइक दिस, इसका स्क्वायर म्यू आई बाई 2 पाई जेड का स्क्वायर प्लस म्यू आई बाई 2 पाई जेड का स्क्वायर होल रूट ओवर व्हिच विल बी √2 टाइम्स म्यू आई बाई 2 पाई जेड। सीधा सीधा लिख दिया, सबको समझ में आ गया क्या? इज इट अंडरस्टूड? यस। अमन महांती को समझ में आ गया क्या? यस सर। बड़ी देर से बोले आप, ठीक। पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में मैं निकालना चाहता हूं फाइंड B8 पॉइंट C। मैं आपको कुछ केसेस दे रहा हूं। केस नंबर 1, ये कोई स्ट्रेट वायर गया, ये सेमी सर्कुलर बन गया और बन के वापस गया, यहाँ से करंट आ रहा है, इधर से निकल रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट और ये डिस्टेंस दिया हुआ है D। पूछा है C पॉइंट में बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C। आप लोग पक्का कर सकते हो, यू आर सो इंटेलिजेंट पीपल, पक्का कर सकते हो। खाली मैं इतना क्लू बता सकता हूँ कि आप इसको सेक्शन 1 ले लो और ये जो सर्कुलर पार्ट इसको सेक्शन 2 ले लो, ये पार्ट को सेक्शन 3 ले लो, तीनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो और जोड़ दो। ओके, बीट नंबर 2 आप लोग कर सकते हो, तो मैं करने की पूरा मौका दे रहा हूं। आंसर बताओ इसमें क्या होगा? ये यहाँ पे करंट आई जा रहा है और ये सेक्शन तो ऐसा है, ये R है, ये सेंटर C है और ये करंट आई जा रहा है, इन्फिनिटी से आके इन्फिनिटी पे जा रहा है। यू कैन डू इट, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बीट नंबर 1 और 2 का फिगर आप ड्रॉ करो, आप कर सकते हो। दीज आर सो सिंपल क्वेश्चंस। I want to find out the magnetic field at point C। ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2, सेक्शन 3। P1 at C मतलब पहला सेक्शन के लिए C में ये क्या है वायर, जिससे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, से इनफाइनाइट लॉन्ग वायर यू आर एट वन एंड। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू आई बाय 4 पाई आर। आर मतलब ये कितना होगा, d/2 इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू आई बाय 2 पाई d। हाँ ये आया। किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में सोचो तो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C? इनवर्ड। वेरी गुड। नाउ
ड्यू टू दी सेकेंड सेक्शन B2C। बताओ क्या है, ये सेमी सर्कुलर है तो कितना होगा, पूरा सर्किल के लिए म्यू आई बाई 2r होता है सर, तो इसके लिए 4r होगा। r के जगह क्या लिखेंगे, d बाई 2, इट इज कमिंग आउट टू बी म्यू आई बाय 2d। यस, ये भी समझ में आया। किस डायरेक्शन में, ये भी तो इनवर्ड। फाइन, B3C मतलब ड्यू टू द थर्ड सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट पॉइंट C क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये भी तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू आई बाई 4 पाई r होता है, मतलब जैसा हुआ था B1C के लिए वही होगा। क्या हुआ था, म्यू आई बाय 2 पाई d। चलो उतार लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल C कंट्रोल V, म्यू आई बाय 2 पाई d। क्या है, किस डायरेक्शन में, ये भी तो इनवर्ड है, तो सारे के सारे इनवर्ड है। तो नेट फील्ड एट सेंटर C क्या होगा, एड देम ऑल, सारे को जोड़ दो तो आप कहोगे B एट पॉइंट C क्या मिला, B एट पॉइंट C इज B1 प्लस B2 प्लस B3। इतना काम तो आप लोग कर सकते हो, आई डोंट हैव स्पेस हियर टू राइट। आप तीनों को जोड़ दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो होगा डायरेक्शन लिख देना, ये इनवर्ड होगा। क्या सबको समझ में आया? यस। चलिए अगर ये समझ में आ गया, अगले वाले का बताइए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। यस, इसको भी 3 सेक्शन में पहले नाम दे दो ना, बढ़िया रहेगा। ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अच्छा, कोई बताएगा B1C क्या होने वाला है? B1 पहला सेक्शन के लिए C में किसको पूछेंगे, किसको पूछेंगे? दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद बताइए, ड्यू टू दिस कंडक्टर एट पॉइंट C क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? सर 0। हर जीरो से पहले सर बोलना जरूरी है क्या? सर जीरो, सर को क्यों जीरो करते हो, खाली जीरो बोलो। हाँ वेरी गुड, सो इट इज जीरो। अब ये जो 3/4 ऑफ ए सर्कुलर पार्ट है उसका मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे मिस्टर शिवाशीष दास। बताइए शिवाशीष दास, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू 3/4 ऑफ द सर्किल। पूरा सर्किल के लिए म्यू आई बाई 2r होता है, आपको मालूम है। ये 3/4 ऑफ द सर्किल है, तो क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ म्यू आई बाय 2r and it is in which direction, it will be inward। so देखा शिवाशीष कैसे सब कुछ बता दिया, आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, बोला ही नहीं कुछ, हम समझ गए क्या बोल रहा है शिवाशीष, बढ़िया है। नाउ ये जो स्ट्रेट वायर रह गया थर्ड सेक्शन B3C, हम जब पूछते हैं तो आपको फटाफट बताना चाहिए, आई कैन नॉट वेट करेंगे तो फिर नहीं होगा, ऑनलाइन है ऑफलाइन थोड़ी है। हाँ B3C, इसके लिए C पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा? ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, म्यू आई बाई 4 पाई r होता है, तो लिखो म्यू आई बाई 4 पाई r, म्यू आई बाई 4 पाई r। ठीक है, कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा? ये वायर के लिए C पॉइंट में, ये वायर के लिए C पॉइंट में। गायत्री कुमारी दास, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हियर ड्यू टू दिस वायर? Sorry, Jnanaranjan, what is the magnetic field direction here due to this wire? Outward। Outward। ठीक है, ये outward हो गया। ठीक है, ये अगर outward हो गया, ये inward है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा B एट पॉइंट C? देखो तो दोनों में से बड़ा कौन है? इसमें है 3/8, इसमें है 1/4 पाई, पाई का वैल्यू को 3 भी ले लेंगे तो 1/12, ये 3/8, ये बड़ा है, तो हम लिखेंगे B2C माइनस B3C, क्योंकि ये बड़ा है, जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड B एट पॉइंट C। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन एंड टेल। ये है बिट नंबर 1, जिसमें एक स्ट्रेट वायर ऐसे आया है और ऐसे मुड़ के गया है और ऐसे सर्किल बन के ये ऐसा कूद के इधर से गया है। दिस इज वन केस जिसमें सर्कुलर सेक्शन का रेडियस r है। केस 2 में ये कुछ दूसरा वायर है, ये ऐसा वायर आया,
ऐसे गया उल्टा घूम के, सर्किल बनाया और सर्किल बनाने के बाद ऐसे वापस चला गया। नाउ यू सी द टू केसेस एंड इन द टू केसेस यू हैव टू टेल व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। दोनों केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सी में दिस वायर कम्स फ्रॉम इंफिनिटी गोस टू इंफिनिटी, दोनों केस में ऐसा है। हाँ बताइए मैग्नेटिक फील्ड सी में क्या होगा? सिंपल सा केस है। तो यहां पर अगर हम केस देखेंगे तो इट इज एज गुड एज ये वायर ऐसे आया और इधर से गया और यहाँ पर एक रिंग है। रिंग में करंट कैसा है? ऐसा है। सी पॉइंट में ड्यू टू दिस सर्कुलर सेक्शन कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे होगा? अंदर की तरफ। और ड्यू टू दिस स्ट्रेट सेक्शन कैसे होगा? बाहर की तरफ। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, यू आर ऑल स्मार्ट पीपल, ड्यू टू दिस सर्कुलर सेक्शन म्यू आई बाय 2r। कैसे? इनवर्ड नहीं सॉरी आउटवर्ड। और ये वाला सेक्शन के लिए, हाँ इसके लिए आउटवर्ड हुआ और ये वाला सेक्शन के लिए भी तो आउटवर्ड हो रहा है, दोनों के लिए आउटवर्ड हो रहा है। जोड़ दो कितना होगा? म्यू आई बाय, ये तो पूरा इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, म्यू आई बाय 2 पाई r एंड इट इज आउटवर्ड। क्या यही आंसर आया था सबका? सी द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर बी एट पॉइंट सी। अब ये एक सेमी इनफाइनाइट है, ये एक सेमी इनफाइनाइट है, लेकिन दोनों को जोड़ो तो इनफाइनाइट वायर हो गया। अब ये जो ऊपर वाला रिंग है उसमें करंट ऐसे जा रहा है, क्योंकि करंट ऐसे आया ऐसे घूम के वापस गया, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। कितना? म्यू आई बाय 2r रिंग सेक्शन। अच्छा इसके लिए क्या होगा? इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, तो उसको माइनस करेंगे। कितना? म्यू आई बाय 2 पाई r, है ना। आप कहोगे सर यहाँ पर एक कट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो। मैं एक रिंग लेता हूं, दिस इज व्हाट इज ए रिंग कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पियर, दिस इज ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ I एम्पियर। अगर ये वायर को लाके मैं इसके साथ ऐसे करके, ये जो वायर है इस वायर को लेके मैं ऐसे इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो जहां पर जुड़ रहा है वहां पर क्या हो रहा है? सोचो, जहां पर जुड़ रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे था और इसमें ऐसे, सॉरी करंट एलिमेंट इसका ऐसे था, ये करंट एलिमेंट ऐसे था, दोनों को जोड़ो तो व्हाट इज द इफेक्टिव करंट एलिमेंट हियर? 0। तो इट इज एज गुड एज ए स्मॉल गैप हियर, है कि नहीं? तो गैप रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दिस टू सेक्शंस आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्या ये सबको समझ में आया? यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। यस क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये एक स्क्वायर है और करंट जा रहा है I एम्पियर का, लेंथ इसका L है, ये लेंथ भी L है। यू आर टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, है ना। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड B एट पॉइंट C। ये हो गया केस ए। दूसरा केस में क्या दिया है? हियर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, हियर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये I है और यहाँ पे पॉइंट है C, ये A है, ये B है, ये ऐसा जा रहा है। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये सब एंगल 60 डिग्री है और ये दिया है कि लेंथ इज L, ये लेंथ L है, मतलब हर साइड का लेंथ L है। क्या ये दोनों कुछ केस में भी आप आंसर बता सकते हो? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट C? कोशिश करिए जल्दी। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, क्लू भी दे देता हूं। ड्यू टू ए फाइनाइट वायर, क्या था फॉर्मूला? वही लगाना है। कोई एक फाइनाइट वायर के लिए क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड? इट वाज म्यू आई बाय 4 पाई r 4 into cos अल्फा प्लस cos बीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। फिर अल्फा बीटा क्या है? द एंगल इट इज मेकिंग हियर। अच्छा कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला दिया है, sin अल्फा प्लस sin बीटा लिखा है, डरना मत, बुक वाला भी करेक्ट है। वो क्या करता है, हम लोग इसको अल्फा बीटा लेते हैं ना, वो बुक में इसको अल्फा बीटा ले लेता है, तो बात एक ही आ जाता है। दे टेक दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो बात एक ही आ जाता है। डोंट वरी, फॉर्मूला आपके सामने है। यूजिंग द फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट C इन बोथ दिस केसेस। देखते हैं कौन सबसे पहले किया।
प्लस सी। अब ये जो हमारा वायर है इसमें करंट ऐसे जा रहा है और हमें इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इनफैक्ट सारे सेक्शन के लिए निकालना है। इंटरेस्टिंगली हम देखेंगे ये वाला सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो ऊपर वाला सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड है, इसके लिए भी इनवर्ड है, इसके लिए भी इनवर्ड है और सबके लिए बराबर मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। ऐसा हाल में पहले हम किसी एक के लिए निकाल देंगे और क्या करेंगे, फिर इसका हम 4 टाइम्स कर देंगे तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी इज 4 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस। ड्यू टू दिस क्या होगा, म्यू आई बाय 4 बाय आर। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, cos अल्फा प्लस cos बीटा। अब मैं सब वैल्यू डाल दूंगा। अल्फा के जगह क्या डालूंगा मैं, अल्फा के जगह डालूंगा 45, बीटा के जगह 45, आर के जगह क्या डालूं, ये कितना है L/2, आर के जगह L/2। ये 4 कैंसिल हो गया, L/2 हुआ तो 2 ऊपर चला गया, मिल गया 2 म्यू आई बाय पाई L, 2 म्यू आई बाय पाई L। थोड़ा सा इस फिगर को छोटा करते हैं, बहुत जगह खा रखा है। यस, अब क्या हो गया, अब देखो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 म्यू आई बाय पाई L, 2 म्यू आई बाय पाई L, हाँ, इंटू cos अल्फा प्लस cos बीटा, 1/√2 1/√2 2/√2 2/√2। सिंप्लीफाई करो तो हो गया 2√2 म्यू आई बाय पाई L। कितने लोगों का हुआ था, हो गया था, यस, देखो काफी लोगों का हो गया था। नाउ लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मुझे सी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले मुझे सोचना ये है कि सी पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसके लिए बनेगा, एसी के लिए कि बीसी के लिए कि एबी के लिए कि तीनों के लिए। The magnetic field will be due to AC or BC or AB or all the three, only AB, क्योंकि ये दोनों का तो लाइन ऑफ एक्शन में ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। कौन, ये और ये, सिर्फ ये बनाएगा। इसमें करंट आई जा रहा है तो कैसे कैसे करके यहां से डिस्टेंस पता कर लेते हैं। ये डिस्टेंस को आर का वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी म्यू आई बी एट पॉइंट सी इज म्यू आई बाय 4 पाई आर cos अल्फा प्लस cos बीटा। ये है फॉर्मूला जिसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। आप वैल्यू डालो, आर का वैल्यू क्या है, आर इज दिस डिस्टेंस। ये पूरा एंगल अगर 60 है तो ये है 30, ये पूरा लेंथ अगर L है तो आर हो गया L cos 30, है ना। सबका वैल्यू दे दिए, R इज √3L/2, R इज √3L/2। तो आपको और क्या बाकी रह गया, R का वैल्यू मालूम है, अल्फा बीटा मालूम है, यू कैन फाइंड आउट B एट पॉइंट C। क्या सबको समझ में आया? यस, लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a hollow pipe of radius a carries a current I along the length, ठीक है। पूछा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at any distance x from its axis। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे, ये बोर्ड में बार बार आता है, सारा छोटे मोटे एंट्रांसेस में, मेडिकल एंट्रांस में, हर एक में आता है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर इज ए हॉलो पाइप, ये है कोई एक पाइप, हॉलो पाइप है, ठीक है। अब पाइप तो हॉलो ही होता है, ये बेवकूफी लिखना कि मेरा
एक ही बेटा है और वो लड़का है, नहीं? ठीक है, तो हॉलो पाइप, पाइप तो हॉलो ही होता है। तो ऐसा हो गया पाइप। ये पाइप में क्या हो रहा है कि along the length करंट जा रहा है, along the length करंट जा रहा है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, करंट इज गोइंग लाइक दिस। और इसका रेडियस क्या दिया है? दिया है कि रेडियस ऑफ दिस पाइप इज ए, ये उसका एक्सिस है, ये एक्सिस है। अब पूछा है सेंटर से x डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर से x डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, नो वन विल एवर आस्क यू अबाउट द डिराइवेशन, हार्डली एनीवन विल आस्क, लेकिन आंसर ये बोर्ड में आया है, आंसर के लिए आपको लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन बताते हैं, सॉल्यूशन देखिए क्या हो रहा है। अगर ये पाइप को हम टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे, ये हो गया पाइप, ठीक है, और ये पाइप का छोटा सा थिकनेस, ये स्मॉल थिकनेस, हॉलो पाइप है, थिकनेस कुछ होगा इस पाइप का थिकनेस। और यहाँ पे मान लो करंट ऊपर से देख रहे हैं ना, करंट इज कमिंग आउट, करंट इज कमिंग आउट, करंट इज कमिंग आउट थ्रू दिस पाइप। कितना करंट? I एम्पियर करंट, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके निकल रहा होगा, करंट हर जगह से बाहर निकल रहा है। मुझे पूछा गया है कि यहाँ से सेंटर से कुछ x डिस्टेंस में, एट x डिस्टेंस व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। सिमेट्री से पता चल रहा है कि इधर को x डिस्टेंस में जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर को x डिस्टेंस में वही मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर को x डिस्टेंस में वही मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर को x डिस्टेंस में वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेट मी कंसीडर ए क्लोज लूप ऑफ रेडियस x। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम निकालना ये चाहते हैं कि फॉर x लेस देन a, अगर मैं ऐसा एक क्लोज लूप लेता हूं तो b डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? इट इज b1, यहाँ पर b1 है, यहाँ पर b2 है, यहाँ पर b3 है, हर जगह अलग अलग है, लेकिन सिमेट्री से पता चल रहा है कि हर जगह मैग्नीट्यूड बराबर होगा। सो इट इज b डॉट dl1 है ना, प्लस b डॉट dl2, ऐसे करके अगर सोचेंगे तो जोड़ेंगे सबको तो यू विल गेट b डॉट dl का इंटीग्रेशन, और हर जगह b आपको बराबर मिलेगा। सो इट इज b का मैग्नीट्यूड इनटू dl1 प्लस dl2, है ना, लाइक दिस। अगर आप निकालोगे सारा चीज को और जोड़ोगे तो दैट विल गिव यू b डॉट dl1, but that is again equal to mu times current associated. What is mu I associated of the closed loop with this closed loop? ये closed loop का नाम C दे दो, C में हम लोग निकाले C1 दे दो, C1 में निकाले तो देखे mu I associated, इस लूप के अंदर से क्या करंट जा रहा है? ये पाइप है, स्किन में जा रहा है, अंदर में क्या करंट जा रहा है? कोई करंट नहीं, there is no current, so it is zero। तो क्या मिला? This is equal to this by Ampere's law, this is equal to this अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे by Ampere's law b डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन होता है mu टाइम्स I एसोसिएटेड। अब I एसोसिएटेड हो गया 0, तो b कितना है? 0। ओके, तो पता चल गया at any distance x from center for x less than a, b is coming out to be 0। अच्छा, ये बात है। for x greater than a, टॉप व्यू से ही देखो, ये था आपका सिलेंडर जिसमें से करंट I एम्पियर का बाहर आ रहा था, ऐसे 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 इधर से बाहर आ रहा था। you are considering the magnetic field at a distance x when x is more than a। again एम्पियर लॉ लगाना चाहेंगे। consider a closed loop C2, consider a closed loop C2, तो क्या कहेंगे? क्या C2 के ऊपर हर जगह हर पॉइंट में बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा? हाँ, बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब b डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप C2 क्या हो जाएगा? b dl1, b dl2, b dl3 एंड सो ऑन। सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? dl1, dl2, dl3, dl4 सब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 पाई x, है कि नहीं? यस।
सिमेट्री से पता चल रहा है कि हर जगह b का वैल्यू डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा, इस डायरेक्शन में ही रहेगा, है ना। अच्छा, तो आप कहोगे b और dl सेम डायरेक्शन में होने के कारण b डॉट dl विल बी इक्वल टू b dl, और b dl1 प्लस b dl2 प्लस b dl3 सबको जोड़ेंगे तो b कॉमन गया, क्योंकि हर जगह b का मैग्नीट्यूड बराबर मिलेगा। यू आर टेकिंग ए सर्कुलर सेक्शन, है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई x, एंड व्हाट इज म्यू आई एसोसिएटेड, ये क्या हो जाता है RHS ऑफ द लॉ, इट इज म्यू इनटू करंट पासिंग थ्रू दिस लूप। क्या करंट जा रहा है, सारा का सारा करंट जा रहा है, ऑल करंट्स आर पासिंग लाइक दिस। अगर ऐसा है तो आप कहोगे B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू इंटू आई, और B इंटू 2 पाई x इज इक्वल टू म्यू इंटू आई, और B इज म्यू आई बाय 2 पाई x। कंक्लूजन के तौर पे हम लिखना चाहेंगे कि B इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन a, B इज इक्वल टू म्यू आई बाय 2 पाई x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a। और अगर हम टॉप व्यू को देखते हुए इसका B का वेरिएशन प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो मिलेगा कि अंदर हर जगह b 0 है, अंदर हर जगह b 0 है, और सरफेस में बढ़ गया फिर घटने लगा, कैसे, b प्रोपोर्शनल टू 1 by x। एंड व्हाट वाज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, इट वाज म्यू आई बाय 2 पाई a। आप कहोगे b मैक्स कितना था, इट वाज b मैक्स कितना था, म्यू आई बाय 2 पाई a। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, तीन चीज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखना है। फॉर ए cylindrical pipe or hollow cylinder carrying a current along its length, B is 0 at any point inside the cylinder is equal to mu I by 2 pi x outside the cylinder, and maximum value of B is B max is equal to mu I by 2 pi a। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। क्या सबको समझ में आया? और ये ग्राफ भी देख लेना, ठीक है। तो हम लोग अभी देख लिए दो चीजें, क्या बताओ, एक हुआ कि स्ट्रेट वायर के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है और कोई सोलेनॉइड के लिए होता है। बस एक दो क्वेश्चन और करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 10 होता है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। ए थिक वायर, ध्यान से देखना, थिक वायर of radius r was converted into a solenoid if a current I passes through it, then what can be maximum magnetic field at center of the solenoid। सोलेनॉइड का सेंटर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है। दिस ए क्वेश्चन टू बी लिटिल रियलाइज्ड, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा लैंग्वेज से, थोड़ा मैं समझाता हूँ। कोई एक मोटा वायर का हो जिसका रेडियस कितना है r, कोई मोटा वायर है जिसका रेडियस r है, उसको क्या किए आपने ऐसे करके सोलेनॉइड बना दी। कितना लंबा मालूम नहीं, कितने टॉर्क था मालूम नहीं, सोलेनॉइड बन गया। पूछा है कि इस सोलेनॉइड में अगर करंट आई जाएगा तो सेंटर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है। बड़ा अजीब और गरीब सवाल है, थोड़ा अगर ध्यान से सोचोगे तो कर पाओगे।
सोचो कि these are the different टॉर्न्स, you see my fingers, ये एक टॉर्न है, ये एक टॉर्न है, ये एक टॉर्न है, ये एक टॉर्न है, मतलब करंट ऐसे गया है, ऐसे निकला, ऐसे ऐसे करके जा रहा है। हमें मालूम है कि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, म्यू एन आई बाई एल। अब पर म्यू तो फिक्स्ड है, आई भी फिक्स्ड है, रह गया एन बाई एल। बीसी मैक्सिमम कब होगा? व्हेन द टॉर्न्स आर क्लोज टू ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। सोचो कोई सोलेनॉइड को खींच लेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न वही रहेगा, नंबर ऑफ टर्न सेम रहते हुए लेंथ बढ़ जाएगा तो बी घट जाएगा। अगर कोई सोलेनॉइड को दबा देंगे ऐसे तो नंबर ऑफ टर्न्स विल कम क्लोज, देन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी मोर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आर कमिंग क्लोज, है कि नहीं? क्या ये बात सबको समझ में आया? यस। सोचो ये मेरा उंगलियां जो है वो डिफरेंट टॉर्न्स है, ये टॉर्न्स ऐसे एक दूसरे गैप करके रहेंगे तो सेंटर में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा कि जब ये सारा टॉर्न्स ऐसे ऐसे पास में जुड़ के रहेंगे तो ज्यादा टॉर्न्स होंगे, टॉर्न्स पर यूनिट लेंथ, टॉर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी मोर व्हेन द टॉर्न्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, है ना, कोई गैप बीच में नहीं है। तो जब सारे टॉर्न्स ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए रहेंगे तो सेंटर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमम BC the turns must be close to each other. अब सोचो ये क्लोज होंगे तो कितना क्लोज होंगे? चलो इनको क्लोज करके देखते हैं कितनी क्लोज है ये। मालूम नहीं कितना टर्न है, आई एम टेकिंग देम वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब जितना भी क्लोज करो थिन हो जाता है, गैप नहीं आ रहा है। लेकिन सोचो कि लेट देयर आर n टर्न्स, कितना टर्न है मालूम नहीं, n टर्न्स, देन व्हाट इज L? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड कोई गेस करके बताएगा? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसका गैप बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना छोटा है, चलो। अब आपको बताना ये है कि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड क्या होगा अगर देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स विथ द टर्न्स बीइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन ये जो L का वैल्यू आएगा ये कितना आएगा? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सोचो तो, सोचो देयर आर, मान लो कि हियर देयर आर 4 टर्न्स, आई एम हैविंग 4 फिंगर्स, 1 2 3 4, एक एक फिंगर का रेडियस है r, तो डायमीटर कितना हुआ? 2r, तो 4 टर्न है तो लेंथ कितना हो जाएगा? 8r। Are you getting? If there are n number of turns, तो कितना हो जाएगा? n into 2r, length will be n into 2r। क्या ये चीज समझ में आया सबको? It will be n into 2r, क्योंकि रेडियस ऑफ दी वायर क्या था? r था। क्या ये चीज सबको समझ में आया? yes, तो फिर टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? देन टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गया आपका? टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया n by l। n by l का वैल्यू क्या है? 1/2r। सो हम कहेंगे टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कितना हो सकता है? n by l, n by l करो तो हो गया 1/2r। सो BC का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू n i by l, म्यू i इंटू n by l का मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट इट म्यू i by 2r? यस, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी म्यू i by 2r, जिसमें r क्या है? r इज नॉट द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, ये नहीं है r। क्या है r? द रेडियस ऑफ द वायर। क्या आपको समझ में आ रहा है? r is not the radius of the solenoid, it is the radius of the wire। क्या सबको समझ में आया? Yes। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी सभा यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास, दैट इज ऑन संडे मॉर्निंग 9:20 टुवर्ड्स विल स्टार्ट, मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। हरिओम।